नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। जब आप किसी के साथ दुश्मनी करते हैं और उस दुश्मनी को निभाने की कसम भी खाते हैं, तो बहुत जल्दी आपको अपने उस दुश्मन की ताकत और कमजोरी दोनों का बहुत अच्छे से अनुमान हो जाता है। और यदि आपका दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ज्यादा साहसी हो और आप एक बहुत ही कमजोर और गिरे हुए कमीने टाइप के इंसान, तो आप ऊंची हरकतों पर उतर आते हैं। आप बहादुरों की तरह सामने से अपने इस दुश्मन के ऊपर वार करने के बजाय उसकी पीठ पर छोटे छोटे घाव देना शुरू कर देते हैं। आप कभी उसकी पीठ पे उस्तरा मारकर भाग जाते हैं तो कभी उसके घर की बहन बेटियों को छेड़ देते हैं। ठीक ऐसे ही पाकिस्तान भी साल दर साल, दशक दर दशक हमारी पीठ पर छोटे छोटे घाव दे हमारा खून बहाता आ रहा है। पाकिस्तान हैज बीन ब्लीडिंग अस विद 1000 cuts फॉर डेकेड्स नाउ, लेकिन फिर भी हमारी किसी सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा। 1960 में इस ट्रीटी के ऊपर साइन करके चाचा नेहरू ने पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और इसके केवल 5 साल बाद ही पाकिस्तान ने हमारे साथ विश्वासघात करके हमें इस गिफ्ट का रिटर्न गिफ्ट थमा दिया। 1965 में यानी कि इस ट्रीटी के साइन होने के केवल 5 साल बाद ही पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया, लेकिन फिर भी इस ट्रीटी को सस्पेंड करने में हमें पूरे 60 साल लग गए। इन 60 वर्षों के दौरान अपने हजारों लाखों नागरिकों और फौजियों की बलि चढ़ाने के बाद आज जब पहलगाम में एक अत्यंत कायरतापूर्ण हमला हुआ है, आज जब 28 हिंदुओं को दिन दहाड़े उनका धर्म पूछ के गोली मारी गई है, तब जाकर हमारी आंखें खुली हैं। तब जाकर भारत सरकार ने इस इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का निर्णय किया है। भारत सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठ खड़े हुए हैं, जैसे कि अब पाकिस्तान भारत के विरुद्ध क्या लीगल एक्शन ले सकता है? क्या पाकिस्तान भारत को अपना सस्पेंशन वापस लेने के लिए मजबूर कर सकता है? यदि हाँ, तो फिर इसके लिए उसे क्या करना होगा? अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि क्या भारत पाकिस्तान का पानी रोक भी सकता है? यदि हाँ, तो कैसे? और यदि नहीं, तो फिर इस सस्पेंशन से पाकिस्तान को भला क्या नुकसान होगा और ये नुकसान कब होना शुरू होगा? कहने का मतलब ये कि भारत सरकार ने जिस मंशा से कदम उठाया है, वो मंशा असर दिखाना कब तक शुरू करेगी? और जब ये मंशा अपना असर दिखाना शुरू करेगी, तब पाकिस्तान की आंतरिक दशा कैसी हो जाएगी? और पाकिस्तान के आम लोगों को जिंदा रहने के लिए बोटी बिरयानी और सीख कबाब तो छोड़िए, एक वक्त की सूखी रोटी का जुगाड़ करने के लिए भी क्या क्या झेलना पड़ेगा? कोई सरहद ना रोके। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। इस प्रकार के शब्द बॉलीवुड की फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। वास्तविक दुनिया से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। खासतौर पर जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की दुनिया, जहां जावेद अख्तर और गुलजार के इन शब्दों के लिए कोई जगह नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में तो हर उस चीज को लेवरेज की तरह प्रयोग किया जाता है जो प्रयोग करने लायक हो, अब चाहे वो पंछी हो, हवा के झोंके हो या फिर नदिया का पानी ही क्यों ना हो। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के पहले दिन से ही दोनों देशों के बीच पानी को ले लड़ाई शुरू हो गई थी। दोनों देश सिंधु नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि उप नदियों के पानी पर अपना अपना अधिकार ठोक रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की समस्या ये थी कि ये सारी नदियां भारत की धरती से होते हुए उस तक जाती थीं। कहने का मतलब ये कि इंडस बेसिन में आने वाली 6 मुख्य नदियां सिंधु, रावी, सतलुज, चेनाब, झेलम और व्यास का पूरा कंट्रोल भारत के पास था। और अब पाकिस्तान जमीन की तरह इन नदियों के बंटवारे की जिद कर रहा था। पूरे 9 साल तक चली नेगोशिएशंस के बाद 19 सितंबर 1960 के दिन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस समय के पाकिस्तान के तानाशाह फील्ड मार्शल अयूब खान कराची में इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर साइन कर ही देते हैं। दोनों देशों के बीच हुई इस ऐतिहासिक ट्रीटी को उस समय वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से कराया गया था। वर्ल्ड बैंक की गारंटी पर साइन की गई संधि के तहत सिंधु बेसिन की 3 पूर्वी नदियां व्यास, रावी, सतलुज और इनसे निकलने वाला 33 मिलियन एकड़ फीट पानी भारत के हिस्से में आता है, जबकि पश्चिम में बहने वाली सिंधु, चिनाब और झेलम और इनसे निकलने वाला 135 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान को दे दिया जाता है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से जो भारत पाकिस्तान से लगभग 5 गुना बड़ा देश है,
उस भारत को इन नदियों के पानी का केवल 5वां हिस्सा दिया गया और हमारे प्यारे चाचा नेहरू ने हंसते हंसते ऐसी संधि के ऊपर अपनी कलम भी चला दी। यह असमानता कितनी ज्यादा एक तरफा है उसे कुछ यूं समझने का प्रयास करते हैं। 1944 में यूएसए और मेक्सिको के बीच भी एक जल संधि की गई थी। इस संधि में दोनों देशों के बीच कोलोराडो, टिजुआना और रियो ग्रांडे नामक 3 नदियों के पानी का बंटवारा किया गया। इस बंटवारे के तहत जहां यूएस को कुल 15 लाख एकड़ फीट पानी मिला, वहीं मेक्सिको को मात्र 3.5 लाख एकड़ फीट। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि क्षेत्रफल के लिहाज से अमेरिका मेक्सिको के मुकाबले 5 गुना बड़ा देश है। 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर साइन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू कराची पहुंचे, उस समय तक यूएस मेक्सिको जल संधि पूरे 16 साल पुरानी हो चुकी थी। यानी कि भारत के इस पहले प्रधानमंत्री के सामने एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय प्रेसिडेंट मौजूद था जिसके तहत 2 देशों के बीच लैंड एरिया के अनुसार पानी का बंटवारा किया गया। लेकिन फिर भी हमारे महान चाचा नेहरू एक ऐसी संधि के ऊपर अपने हस्ताक्षर कराए जिसमें पाकिस्तान को मेक्सिको के मुकाबले 90% ज्यादा पानी दिया जा रहा था। 1960 में इस ट्रीटी के ऊपर साइन करके चाचा नेहरू ने पाकिस्तान को जो दरिया दिली दिखाई, उसका सिला उसी पाकिस्तान ने केवल 5 साल बाद उन्हें बहुत अच्छे से दिया। 5 अगस्त 1965 के दिन अयूब खान बिना किसी उकसावे के भारत के ऊपर आक्रमण कर देता है। दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और जब 1.5 महीने बाद यह युद्ध रुकता है, तब तक भारत के कुल 1500 फौजी वीर गति को प्राप्त हो चुके होते हैं। 4300 फौजी घायल होते हैं और भारतीय सेना के कुल 300 टैंक्स और 20 एयरक्राफ्ट्स पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। कहने का मतलब यह कि पाकिस्तान के एक तरफा निर्णय की वजह से पहले से ही गरीब देश भारत को अरबों डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई आंच नहीं आती। एक संधि जिसे शांति काल में किया गया था, उसे युद्ध काल में भी भारत नामक इस गांधीवादी राष्ट्र द्वारा पूरी तन्मयता के साथ निभाया जाता है। इसके ठीक 6 साल बाद 1971 में एक बार फिर पाकिस्तान भारत के ऊपर आक्रमण करता है। एक बार फिर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है। इस बार पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूट जाता है। बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का जन्म होता है, लेकिन ये इंडस वाटर ट्रीटी, ये ट्रीटी बिल्कुल वैसे ही चलती रहती है। वो देश जिसके साथ 1960 में हमने संधि की, 1971 में वो 2 टुकड़ों में टूट गया। उसका ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल और सोशल कॉम्पोजिशन पूरी तरह बदल गया, लेकिन उसके साथ की गई संधि में रत्ती भर बदलाव भी नहीं आया। भारत से 3 युद्ध लड़ने के बाद मोटे मोटे पेट वाले पाकिस्तानी जनरल्स को समझ में आ जाता है कि सामने से हमला करके वो भारत का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए 90 का दशक आते आते अपनी रणनीति में 180 डिग्रीज का बदलाव लाते हुए अब वो छाती की जगह भारत की पीठ पर वार करना शुरू कर देते हैं। 12 मार्च 1993 के दिन दाऊद इब्राहिम द्वारा मुंबई में 1 दर्जन से ज्यादा धमाके करवाए जाते हैं। आईएसआई के बारूद और पैसे से करवाए गए सीरियल धमाके, जिनमें 300 लोग मारे जाते हैं और 1500 के आसपास घायल होते हैं। पाकिस्तान में रावलपिंडी से लेकर आबपारा तक खुशी की एक प्रचंड लहर दौड़ जाती है। मिठाइयां बांटकर ईद मनाई जाने लगती है। भारत को चोट पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के हाथ एक अत्यंत कारगर और प्रभावशाली टोटका जो लग गया था, एक टोटका जिसे युद्ध नीति की भाषा में प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। 1993 में मिली मुंबई की सफलता से आईएसआई और पाकिस्तान फौज के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो जाते हैं और अब कश्मीर से लेकर मद्रास और पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक हर वो अलगाववादी संगठन जो भारत से अलग होने का सपना देख रहा था, उसे पाकिस्तान द्वारा असीमित फंडिंग, ट्रेनिंग और हथियार उपलब्ध कराए जाने लगते हैं। 1993 के 3 साल बाद 21 मई 1996 के दिन दिल्ली के लाजपत नगर में एक धमाका होता है जिसमें 13 लोग मारे जाते हैं जबकि 39 घायल होते हैं। इसके अगले दिन यानी कि 22 मई को राजस्थान के दौसा में भी धमाका होता है जिसमें 14 लोग मारे जाते हैं और 37 घायल होते हैं। इसके 2 साल बाद पाकिस्तान द्वारा कोयम्बटूर को निशाना बनाया जाता है और इस बार 58 भारतीय मारे जाते हैं जबकि 200 से ज्यादा घायल होते हैं। 1993 और 99 के बीच केवल 6 वर्षों के अंतराल में आईएसआई की फंडिंग से भारत की धरती पर 1.5 दर्जन आतंकी हमले किए जाते हैं। सैकड़ों लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कोई फौजी कार्यवाही करना तो दूर की बात, हमारी सरकारों द्वारा उस 80% पानी को रोकने तक का प्रयास नहीं किया जाता जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी के नाम पर अपना दिल खोलकर बहा रहे थे।
20 फरवरी 1999 के दिन उस समय के भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक डिलक्स बस में बैठ दिल्ली से लाहौर जाते हैं और इसके अगले दिन उस समय के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ में लाहौर डिक्लेरेशन के ऊपर साइन भी करते हैं। 21 फरवरी 1999 के इस ऐतिहासिक दिन वाजपेयी मीनार पाकिस्तान के ऊपर खड़े होते हैं और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकारते हुए अपने हाथों से पाकिस्तानी जनता के लिए ये 4 लाइनें लिखते हैं। जब अपने दिल में दोस्ती का भाव लिए अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठ लाहौर जा रहे थे, जब अपने पार्टी वर्कर्स और कोर वोट बैंक से नाराजगी मोल ले वो मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ को अपने गले लगा रहे थे, ठीक उसी समय परवेज मुशर्रफ के आदेश पर पाकिस्तान की एलीट एसएसजी और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की 5 से 7 बटालियंस के फौजी चूहों की तरह एलओसी क्रॉस करके भारत की धरती पर अपनी 100 से ज्यादा पोस्ट खड़ी करने में लगे हुए थे। फूल मी वंस एंड शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस एंड शेम ऑन मी। इस अंग्रेजी कहावत का असली मतलब शायद हमारे नेताओं को कभी समझ ही नहीं आया। फरवरी 1999 में एक बार फिर भारत को पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा भोंकते हुए पाकिस्तान उसके ऊपर युद्ध थोप देता है जो पूरे 3 महीने तक चलता है। वाजपेयी की दोस्ती के बदले इस बार पाकिस्तान ने उन्हें ऐसा तोहफा दिया कि भारत के 500 फौजी वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। कारगिल के केवल 2 साल बाद ही पाकिस्तान द्वारा भारत की संसद के ऊपर दिन दहाड़े हमला कर दिया जाता है। इसके 7 महीने बाद जम्मू के रघुनाथ मंदिर के ऊपर हमला होता है, जिसके 4 महीने बाद अक्षरधाम हो जाता है। 2003 में एक महीने के अंतराल पर मुंबई में बार बार धमाके होते हैं, जिनमें गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर लोकल ट्रेन तक को निशाना बनाया जाता है। जुलाई 2005 में अयोध्या, जुलाई 2005 में ही जौनपुर और अक्टूबर 2005 में दिल्ली के अत्यंत शक्तिशाली सीरियल धमाके, जिनमें 62 भारतीय मारे जाते हैं। इसके अगले साल 2006 में वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर और रेलवे स्टेशन के ऊपर बॉम्ब फोड़े जाते हैं, जिनमें 28 लोगों की जान जाती है। और इसके केवल 2 महीने बाद मुंबई में 7 लोकल ट्रेन को उड़ा दिया जाता है, जिनमें 200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इसके अगले साल समझौता एक्सप्रेस हमले में 70, हैदराबाद में 60, एक बार फिर वाराणसी में 16 और 2008 की शुरुआत में रामपुर में सीआरपीएफ के 8 जवान, जयपुर के सीरियल धमाकों में 71, अहमदाबाद और दिल्ली में 56 और 36 और इसके ठीक 1 महीने बाद 26 नवंबर 2008 के दिन समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे मुट्ठी भर पाकिस्तानी 200 लोगों को जिंदा भून डालते हैं। 200 मासूम लोग, जिनमें औरतों, बूढ़ों और बच्चों की कोई कमी नहीं थी। पाकिस्तान बार बार हमारे ऊपर हमले करवाता रहा और हम अमन की आशा चलाते रहे। हम पाकिस्तानी एक्टर, सिंगर्स और कॉमेडियंस को यहाँ बुलाकर काम देते रहे और काम के साथ दिल खोल के अपना प्यार, शोहरत और दौलत भी। इसी दौलत का एक हिस्सा घूम फिर कर आईएसआई और पाकिस्तानी फौज के पास पहुंचता रहा और फिर इसी पैसे का प्रयोग करके बार बार हमारे लोगों का खून बहाया गया। लेकिन फिर भी हमारे सेलिब्रिटीज और इंटेलेक्चुअल्स का एक बहुत बड़ा वर्ग यही दोहराता रहा कि आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती, खेलों और आर्ट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। लेकिन आप ही मुझे बताइए कि 1947 से लेकर 1965 और 1971 से लेकर 1993, 96, 99, 2001, 2003, 2006, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 और 19, 2019 से लेकर आज पहलगाम तक आपको साली पॉलिटिक्स कहाँ दिखाई दे रही है? और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली, और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। पिछले कई दशकों से पाकिस्तान भारत के साथ जो करता आ रहा है उसे पॉलिटिक्स नहीं, धर्म कहा जाता है। एक धर्म जिसके अनुसार यहूद, हनूद और नसारा यानी कि ज्यूज, हिंदूज और क्रिश्चियंस को तो जीने का कोई अधिकार है ही नहीं। अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज पाकिस्तान लगभग पूरी तरह इंडस बेसिन के पानी पर निर्भर करता है। खास तौर पर पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े सूबे पंजाब और सिंध के लिए तो ये नदियां पानी का प्राइमरी सोर्स हैं।
यदि भारत द्वारा इस पानी के प्रवाह को रोक दिया जाता है तो इसका सबसे पहला और सबसे बुरा असर पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही पड़ेगा। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर जो उसकी नेशनल इनकम में 23% योगदान करता है और पाकिस्तान के गांव देहात की 68% आबादी को जिंदा रखने के लिए भी जिम्मेदार है। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर ही उसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी है, एक इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की कुल लेबर फोर्स में से 42% लोगों को जीविका प्रदान करती है, यानी कि पाकिस्तान की लगभग आधी वर्कफोर्स को रोजगार देने का काम करती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडस बेसिन पाकिस्तान का मेजर एक्विफायर है, यानी कि भारत से होते हुए पाकिस्तान जाने वाला इंडस बेसिन की नदियों का पानी पाकिस्तान की प्यास बुझाने का सबसे प्रमुख सोर्स है। पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले कुल एक्सपोर्ट्स का लगभग 70% हिस्सा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करता है। इस दुनिया की कुल जमीन में से 38% जमीन खेती बाड़ी के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए आंकड़ा ग्लोबल एवरेज से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान की कुल राष्ट्रीय जमीन में से 47% खेती बाड़ी के लिए प्रयोग की जाती है और इसमें से 82% हिस्से की सिंचाई इंडस बेसिन से मिलने वाले उसी पानी से होती है जो भारत से होते हुए यहाँ तक आता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज, तेजी से बढ़ रही आबादी, रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल और अत्यंत कमजोर वाटर मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान पहले ही पानी की भीषण कमी से जूझ रहा है। इस रिपोर्ट की माने तो पिछले कुछ वर्षों के भीतर पाकिस्तान की पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी एक चिंताजनक दर से नीचे गिरी है और इसी के चलते अब पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस्ड कैटेगरी से निकल वाटर स्केर्स कैटेगरी में प्रवेश कर चुका है। इसी साल मार्च में डॉन अखबार द्वारा छापी गई एक रिपोर्ट के अनुसार तेजी से खाली हो रहे रिजर्वॉयर्स पाकिस्तान को एक बहुत बड़े डिजास्टर यानी कि आपदा की तरफ धकेल रहे हैं। एक विनाशकारी आपदा जिसके संकेत कराची और लाहौर जैसे पाकिस्तान के कुछ बड़े शहरों में कब के दिखाई देने लगे हैं। स्टेट्समैन माशाल्लाह हमारे ये कर रहे हैं और इश्यूज हमारे ये हैं जिस पे किसी एक की ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। आगे चलें जी। टोटल डिमांड पाकिस्तान की 274 मिलियन एकड़ फीट है एज वी स्पीक। 274 मिलियन एकड़ फीट पानी की डिमांड है, मिलता कितना है 191 मिलियन एकड़ फीट। अभी से तकरीबन 80 मिलियन एकड़ फीट का इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हो चुका है। लाहौर की अगर हम बात करें जो सिंध में भी नहीं आता, जो कहा जाता सबसे प्रिविलेज शहर है पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, 1980s में लाहौर में जो ब्रैकिश वाटर होता है, गदला सा पानी, वो अगर खुदाई करो 1980s में तो वो 45 फीट नीचे सरफेस से अवेलेबल था। 45 फीट अंडर द ग्राउंड यू कुड पंप वाटर, जो कि ब्रैकिश वाटर है। 2021 में वो 45 फीट से 155 फीट डेप्थ हो गई है उसकी। इन तथ्यों को सुनने के बाद ये अनुमान लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यदि भारत पाकिस्तान के पानी को रोक लेता है तो इसके पाकिस्तान के लिए कितने भीषण दुष्परिणाम होंगे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को भारत आखिर कैसे रोक सकता है। 1960 की जल संधि भारत को JNK और लद्दाख में 13.4 लाख एकड़ सिंचाई करने की अनुमति देती है और पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली 3 पश्चिमी नदियों से 36 लाख एकड़ फीट पानी को स्टोर करने की अनुमति भी। यदि इस TD के अनुसार चलते हुए ही भारत सरकार अपने सभी प्रोजेक्ट्स को कम से कम समय में पूरा कर ले तो भी पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा और इसका कारण है पाकिस्तान की अत्यंत हास्यास्पद स्टोरेज कैपेसिटी। यदि किसी और दुनिया में हमारा ये पड़ोसी एक ऐसा देश रहा होता जिसने इन 70 सालों के दौरान खूब तरक्की की होती, आतंकी कैंप्स बनाने की जगह डैम्स बनाए होते, छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश करने की जगह अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर काम किया होता, तो ऐसे पाकिस्तान के ऊपर भारत के सस्पेंशन का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता और यदि पड़ता भी तो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान इन दुष्प्रभावों को मिनिमाइज कर देता। लेकिन याद रखिए कि हम यहाँ पर एक काल्पनिक किसी और दुनिया की बात कर रहे हैं। इस दुनिया में तो पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं कर सकता और इसका कारण है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो मात्र 10% है। मंगला और तरबेला ये दोनों पाकिस्तानी बांध साथ मिलकर भी केवल 14.4 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर कर सकते हैं और यही वो कारण है जो भारत के इस निर्णय को पाकिस्तान के लिए एक भयानक सपना बना सकता है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बिल्कुल वैसे ही खड़ा हुआ है, क्या पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भारत के पास आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? डज इंडिया हैव मीन्स टू चोक पाकिस्तान्स वाटर? तो इसका बहुत ही सरल सा उत्तर है नहीं।
पाकिस्तान की लाइफलाइन कही जाने वाली झेलम, सिंधु और चिनाब नदियां तो पूरी तरह हमारी धरती के ऊपर हैं, लेकिन इनका पानी रोकने के लिए जिस प्रकार की मसल पावर चाहिए वो अभी वर्तमान में हमारे पास मौजूद नहीं है। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक पूरी तरह अनप्रोवोक्ड आक्रमण किया, उस समय संधि केवल 5 वर्ष पुरानी थी और पाकिस्तान ने खुद सामने से आके भारत को इस संधि से पल्ला झाड़ने का एक अच्छा खासा कारण भी दे दिया था। यदि उस समय इस संधि से पीछे हट हमने अपनी स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के ऊपर काम किया होता तो आज वर्तमान में पाकिस्तान का 70 से 80% पानी पूरी तरह हमारी मुट्ठी में होता। यदि 1965 में इस संधि को लात मार हमने अपनी नदियों के ऊपर एक के बाद एक बांध बनाए होते तो आज पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी होती कि उसका हर आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री सुबह उठते ही सबसे पहले भारतीय एम्बेसी में हाजिरी लगाने जाया करता। यदि वर्तमान की बात करें तो इस समय सिंधु, झेलम और चिनाब से पाकिस्तान को कुल मिलाकर 90 BCM से ज्यादा पानी मिलता है और ये सारा का सारा पानी भारत की धरती से होते हुए उस तक पहुंचता है। और अत्यंत शर्मनाक बात यह है कि इस समय हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इसमें से मात्र 1.5 BCM के आसपास पानी ही रोक सकती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत द्वारा कई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं जो भारत की डैम कैपेसिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। यदि भारत आज ये निर्णय करता है कि उसे कुछ भी करके पाकिस्तान का पानी रोकना ही रोकना है तो अगले 5 से 7 वर्षों के दौरान वो इस स्थिति में आ जाएगा कि उसका 10 से 15% पानी आराम से रोक सके। भारत विल बी एबल टू स्टॉप 10 to 15% ऑफ पाकिस्तान्स वाटर विद इन 5 to 7 years एंड दैट टू विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। इसके लिए बस भारत को अपने उन सभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत तेजी से काम करना होगा जो इस समय पाइपलाइन में पड़े हुए हैं। अब ये नंबर्स एक एस्टीमेट हैं जिन्हें एक बहुत ही कंजर्वेटिव एनालिसिस के बाद कैलकुलेट किया गया है। यदि इन एस्टीमेट्स को और ज्यादा पाकिस्तान के पक्ष में करते हुए हम ये मान लें कि आज से 5 साल बाद भारत इस लायक हो जाएगा कि वो पाकिस्तान का केवल 10% पानी रोक ले, तो फिर अगला प्रश्न ये उठता है कि इस 10% चौकेज के पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रभाव होंगे। अब ये प्रभाव क्या होंगे, किस प्रकार के होंगे, इन्हें शब्दों में बता पाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यदि भारत पाकिस्तान का केवल 10% पानी भी रोक लेता है तो उसके केवल 1 वर्ष के अंदर अंदर पाकिस्तान की दशा कुछ ऐसी हो जाएगी। यदि कल को भारत पाकिस्तान का केवल 10% पानी भी रोक लेता है तो मैड मैक्स की काल्पनिक दुनिया पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के लिए एक जीती जागती वास्तविकता बन जाएगी। खास तौर पर पंजाब और सिंध में तो हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे कि वहां के लोग अपना पेशाब नाली या टॉयलेट में नहीं बल्कि बॉटल्स में करके उसे स्टोर करना शुरू कर देंगे, जिससे कि जब उन्हें प्यास लगे तो वो इस पेशाब को पी के अपनी इस प्यास को शांत कर सकें। जैसे जैसे पेशाब शर्ट से इवापोरेट होगा ये मेरे शरीर की गर्मी को कम करेगा। इसे पहनने से कोई मेरे पास तो नहीं आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं मेरा शरीर कितना ठंडा हो गया है। केवल 10% पानी रोके जाने से पाकिस्तान में चारों तरफ त्राही त्राही मच जाएगी। खाने पीने की चीजें तो छोड़िए, जिंदा रहने के लिए आवश्यक पीने का पानी पेट्रोल से महंगा हो जाएगा। ईरान के बॉर्डर से पेट्रोल की जगह पानी की स्मगलिंग होने लगेगी और कराची और लाहौर की गलियों में तो पानी कुछ ऐसे बिकने लगेगा जैसे अभी वहां हेरोइन बिका करती है। बहती हवा पे चलने वाले पांव पत्थर होने लगे हैं, मौसम बेघर होने लगे हैं। यानी आप ये पानी पीने के इस्तेमाल में लाते हैं? क्या करें, कसम खुदा की पीते हैं। ये प्रॉब्लम है। आप पानी नहीं दोगे तो ये पियेंगे ना। मीठा पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लोग नहाना भी, अगर मैं ये खारा पानी से नहा के ना बिल्कुल बाल खत्म हो गया था। अब खारा पानी बिल्कुल जिस्म में भी ना खारिश होती है, जिस्म को भी काटती है। पानी बंद हो गया, क्या करें? इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान में पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भारत के पास आवश्यक मसल पावर मौजूद नहीं है। तो फिर इस सस्पेंशन का पाकिस्तान के ऊपर आखिर क्या फर्क पड़ेगा? इस ट्रीटी को सस्पेंड करने का फिर आखिर क्या फायदा हुआ? हमारे देश में अमन की आशा चलाने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग आपको यह कहता हुआ दिख रहा होगा कि यह सब एक दिखावा है। भारत सरकार लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए उनकी आंखों में धूल झोंक रही है। लेकिन यदि वाकई ऐसा है, यदि वाकई भारत के सस्पेंशन से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर इस निर्णय के बाद पाकिस्तान में हड़कंप क्यों मच गया है? भारत सरकार के इस निर्णय को पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एन एक्ट ऑफ वॉर क्यों घोषित कर दिया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल इस सस्पेंशन मात्र के ही पाकिस्तान के लिए अत्यंत विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
इस संधि को सस्पेंड करने के बाद अब भारत पाकिस्तान के साथ पानी के फ्लो का डेटा और टाइमिंग शेयर नहीं करेगा और ऐसा तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। इसे कुछ यूं समझने का प्रयास करते हैं। अब से कुछ समय बाद देश में मानसून का आगमन होगा। चारों तरफ रिमझिम पानी बरसेगा, मोर नाचेंगे, आप अपनी बैल्कनी में बैठे चाय के साथ पकौड़ों का आनंद ले रहे होंगे और पाकिस्तान की तरफ जाने वाली वो 3 नदियां अपने पूरे उफान पर आ चुकी होंगी, एक विराट रूप धारण कर चुकी होंगी। और जब ऐसा होगा तब पाकिस्तान को इसकी कोई जानकारी नहीं होगी कि इन नदियों का ये उफान मारता हुआ विनाशकारी पानी अपने पूरे वेग के साथ उसके दरवाजे पर कब दस्तक देगा। बारिश के मौसम में नदियों का कितना पानी कब उसकी सीमा में प्रवेश करने वाला है, इस जानकारी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह भारत के ऊपर आश्रित है और भारत भी आज तक बिना किसी नागा के उसके साथ ये डेटा शेयर करता आ रहा है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 के साथ अब भारत ऐसा नहीं किया करेगा। अब भारत कभी समय से पहले पानी छोड़ा करेगा तो कभी समय के बाद, तो कभी ऐसे ही पाकिस्तान के साथ प्रैंक करने के लिए अचानक एकदम से सारा पानी एक साथ बिना बताए उसकी तरफ छोड़ दिया करेगा। भारत द्वारा फ्लो का डेटा शेयर ना करने से पाकिस्तान की आम जनता को कम से कम 2 विनाशकारी परिणाम तो झेलने ही पड़ेंगे। पहला ये कि आने वाले समय में पाकिस्तान को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा फ्लड्स यानी कि सैलाब का सामना करना पड़ेगा और दूसरा ये कि पंजाब और सिंध के करोड़ों किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा तो सही, लेकिन समय पर नहीं। और इसका नतीजा कुछ ये होगा कि पंजाब में गेहूं का आटा किराने की जगह सुनार की दुकानों पर छोटी छोटी डब्बियों में बिकने लगेगा। वर्तमान में भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर में 2 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान को पहले दिन से ही घोर आपत्ति रही है। वो समय समय पर बिना सर पैर की शिकायतें दर्ज करवा इन दोनों प्रोजेक्ट्स को काफी ज्यादा डिले करवा चुका है। लेकिन अब इस सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान की आपत्ति भारत के लिए चाय पत्ती के समान हो जाएगी। इन प्रोजेक्ट्स में से एक किशन गंगा HEP झेलम से निकलने वाली उपनदी किशन गंगा के ऊपर बनाया जा रहा है और दूसरा रतले नामक प्रोजेक्ट चेनाब के ऊपर। भारत द्वारा घोषित किए गए सस्पेंशन के बाद अब पाकिस्तानी अधिकारियों को पहले की तरह इन प्रोजेक्ट्स का इंस्पेक्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अब भारत इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स की स्टोरेज कैपेसिटी को जितना मन चाहे उतना बढ़ाएगा। अब अंतिम और एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि इस संधि को सस्पेंड किए जाने के बाद अब पाकिस्तान भारत के विरुद्ध क्या लीगल एक्शन ले सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी में दिए गए क्लॉजेस की बात की जाए तो उनमें कोई एग्जिट क्लॉज है ही नहीं। कहने का मतलब ये कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक तरफा निर्णय ले इसे रद्द नहीं कर सकते। हमारे कैम्ब्रिज एजुकेटेड चाचा नेहरू द्वारा साइन की गई इस ट्रीटी में एक्सपायरी डेट तो छोड़िए, रिन्यूअल डेट तक नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए दोनों पक्षों की सहमति भी आवश्यक है। चाचा नेहरू को शायद इस बात का पूरा विश्वास था कि जो पाकिस्तान आजादी के तुरंत बाद ही उनका 1/3 कश्मीर हड़प गया, वो पाकिस्तान भारत के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते बनाकर रखेगा, एक सीधा साधा सज्जन सा पड़ोसी बनकर खुशी खुशी भारत के साथ रहेगा। हमारे चचा जान को शायद ये लग रहा था कि सूरज बड़जात्या की फिल्मों की एंडिंग की तरह भारत एंड पाकिस्तान विल लिव हैप्पीली आफ्टर। जन्मों के साथी हम साथ इंडस वाटर ट्रीटी में एक तरफा एग्जिट का तो कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके आर्टिकल में दिए गए एनेक्स्चर्स FOG दोनों पक्षों को अपने ग्रीवियंसेस यानी कि शिकायत दर्ज कराने का मौका जरूर देते हैं। इन क्लॉजेस के तहत दोनों में से कोई भी पक्ष अपनी शिकायत ले सबसे पहले परमानेंट इंडस कमीशन के पास जा सकता है। यदि उसे वहां से राहत नहीं मिलती तो फिर वो किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और यदि वहां भी उसे न्याय नहीं मिलता तो फिर वो मध्यस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेटर्स की सहायता भी ले सकता है। और बात जब भारत के विरुद्ध आर्बिट्रेशन की आती है तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन यहाँ पर असली मजे की बात तो यह है कि इस ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद भारत इसके किसी भी क्लॉज को मानने के लिए बाध्य है ही नहीं
और इसीलिए आर्टिकल 9 के एनेक्शियर से फौजी पाकिस्तान के लिए किसी काम के रह ही नहीं जाते। मतलब ये कि इन दोनों क्लॉजेस का प्रयोग कर एक पक्ष संधि के अंदर रहते हुए अपना डिस्प्यूट तो दर्ज करा सकता है, लेकिन बात जब इस संधि के सुचारू रूप से पालन करने की आती है तो वहां ये क्लॉजेस किसी भी पक्ष को कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अहमद बिलाल सूफी भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। 2016 में डॉन अखबार को दिए एक इंटरव्यू में इन क्लॉजेस के ऊपर बात करते हुए वो कहते हैं, यदि भारत इस ट्रीटी को रिवोक करता है तो इसका मतलब ये होगा कि उसने इसका पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है। ऐसे में आर्टिकल 9 के एनेक्सर एफओजी के तहत दिया गया डिस्प्यूट मैकेनिज्म पाकिस्तान की कोई सहायता नहीं कर पाएगा। खुद पाकिस्तान का कानून मंत्री भी इस बात को मानता है कि क्योंकि संधि के किसी भी क्लॉज में खुद संधि की समय सीमाएं सस्पेंशन के ऊपर कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के पास कोई ऐसा विकल्प है ही नहीं जिसका प्रयोग कर वो इस सस्पेंशन को वापस करवा सके। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और शायद थोड़ी हंसी भी आए कि इस सस्पेंशन को ले बेचारा पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने भी अपना रोना नहीं रो सकता, और इसका कारण है भारत द्वारा आईसीजे के विधान में दर्ज करवाया गया अपना एक रिजर्वेशन, जिसके चलते पाकिस्तान आईसीजे में भारत के विरुद्ध केस फाइल कर ही नहीं सकता। इस पूरी गाथा का सार ये है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई कानूनी या डिप्लोमेटिक विकल्प है ही नहीं जिसका प्रयोग कर वो भारत को अपना सस्पेंशन वापस लेने के लिए मजबूर कर सके। They're gonna be sorry they were ever born. Who? All of them. पिछले एक दशक के दौरान पाकिस्तान का जिस प्रकार और रफ्तार से जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन हुआ है, उसके चलते वो दूसरे देशों से भी भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं डलवा सकता, और ना ही उसके पास इतना सामर्थ्य है कि वो वर्ल्ड बैंक को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए मजबूर कर सके। ऐसे में इस ट्रीटी को फिर से बहाल करवाने का पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो ये कि आसिम मुनीर खुद अपने टैंक के ऊपर सवार हो मर्दों की तरह सामने से भारत के ऊपर आक्रमण करे। पश्तून और बलोचों को मारने वाली उसकी बहादुर फौज भारत के 12.5 लाख एक्टिव और 10 लाख रिजर्व ट्रूप से सरेंडर करवाए। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, रक्षा भवन, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन इत्यादि को अपने कब्जे में लेने के बाद पाकिस्तानी फौज भारतीय संसद में घुस के उसके ऊपर अपना झंडा लहराए, और ये सब करने के बाद आसिम मुनीर प्रधानमंत्री मोदी को बंदी बना अपनी मेड इन चाइना पिस्तौल उनके सर पे रख के उन्हें सस्पेंशन वापस लेने के लिए मजबूर कर दे। यदि ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान कर ले तो ही वो भारत से अपना निर्णय वापस करवा सकता है, अन्यथा अपने करोड़ों लोगों को भूख और प्यास से तड़पते देखने के अलावा पाकिस्तानी सरकार और आसिम मुनीर के पास और कोई चारा नहीं होगा।